Good morning, students. Students, we are doing Unit 6, and in 6th unit we are doing new economic reforms which were started in 1991. That is the three concepts of economic reforms: LPG, liberalization, privatization and globalization. Liberalization students हमने previous class में cover up कर लिया था. Today in this class we start with the topic privatization and globalization. आज के क्लास में हम दो टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, privatization and globalization. So let's start with the privatization. Students, what do you understand by the term privatization? Privatization means disinvestment, right? Simple is that, जो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है. प्राइवेटाइजेशन का सीधा सा मतलब होता है डिसइन्वेस्टमेंट. जब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस अपने शेयर्स को, अपने इक्विटीज को प्राइवेट सेक्टर को शेयर कर देती है, तो दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट, राइट? प्राइवेट सेक्टर की अंडरटेकिंग्स जब पब्लिक सेक्टर की अंडरटेकिंग्स जब प्राइवेट सेक्टर पर शिफ्ट हो जाती है, दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट, राइट? तो जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थे, गवर्नमेंट ने वो सब किसको हैंड ओवर कर दिए? वो सब प्राइवेट सेक्टर को हैंड ओवर कर दिए, क्योंकि आपको पता है कि जो फिस्कल बैलेंस है जो गवर्नमेंट का, वो इनबैलेंस होता जा रहा था, राइट? दैट मीन्स जो एक्सपेंडिचर थे, गवर्नमेंट के जो खर्चे थे, जो गवर्नमेंट का डेट था, वो इंक्रीज होता जा रहा था. तो ये जरूरी था कि इस पॉलिसी को अडॉप्ट किया जाए, राइट? तो जितने भी शेयर्स थे, ताकि प्राइवेट सेक्टर को भी कुछ मौका मिल सके अपनी एफिशिएंसी को रेज करने का और इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में एक पार्ट बनने का उनको मौका मिल सके, राइट? तो इसीलिए प्राइवेटाइजेशन का कंसेप्ट अप्लाई हुआ. और आपको पता है कि गवर्नमेंट ने जितने भी हजार्डियस, जैसे कि एटॉमिक, रेलवेज वगैरह, इन सब की हमने बात की थी, जहाँ से इलीगल एक्टिविटीज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो वो सब जैसे डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं, तो ये सारी चीज़ें जिन पर एक तो हाई लेवल की इन्वेस्टमेंट जिन पर होनी थी, और मोर ओवर जो भी थोड़े हजार्डियस थे जिनसे कि इलीगल एक्टिविटीज हो सकती थी, वो सारी इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में रखी, बाकी सबको प्राइवेटाइज कर दिया गया. ऐसा नहीं है कि कंप्लीट जो है पब्लिक सेक्टर ने अपने शेयर्स को हटा दिया था, लेकिन मैक्सिमम जो प्रपोर्शन था वो किसको हैंड ओवर कर दिया गया था? प्राइवेट कंपनीज को हैंड ओवर कर दिया गया था, राइट? तो इसी तरह से हमें एक और कंसेप्ट हमारे सामने आता है, दैट इज नवरत्ना, महारत्नास, नवरत्नास एंड मिनी रत्नास का, जिसमें कि हैवी इंडस्ट्रीज को बूस्टअप देने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्पेशल मैनेजरियल स्किल्स और ऑप्टिमाइजेशंस का कंसेप्ट स्टार्ट किया था, ताकि ये इंडस्ट्रीज ज़्यादा डेवलप हो सके. क्योंकि इन्हीं इंडस्ट्रीज की वजह से क्या हो सकता है कि हमारे कंट्री की ग्रोथ हो सकती है, डेवलपमेंट हो सकती है, और जितने भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, जो भी इनसे रिलेटेड फर्म्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं, वो और ज़्यादा डेवलप हो सकती हैं. तो इसीलिए ये सब क्रिएट किया गया था ताकि और ज़्यादा डेवलपमेंट हो सके, और जो फिस्कल इम्बैलेंस इकोनॉमी में क्रिएट हो गया था उसको किसी भी तरीके से हम बैलेंस कर पाएँ. सो दैट इज़ द मेन मोटिव बिहाइंड द प्राइवेटाइजेशन. अब देखो, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, और इसका पर्पस आपने ध्यान रखना है, फिस्कल डिसिप्लिन को इंक्रीज करना, मॉडर्नाइजेशन लेके आना. जब जो भी हमारे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, जो भी हमारी कंपनीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उनमें एक मॉडर्नाइजेशन का कंसेप्ट लेके आना, दैट इज द मेन मोटिव ऑफ द प्राइवेटाइजेशन. और इसकी जैसे मैंने बात की आपको नवरत्नास और मिनी रत्नास की, ये क्यों एस्टेब्लिश हुए थे? कि मैनेजरियल और ऑपरेशनल ऑटोनॉमी को सबसे ज़्यादा हम इंक्रीज कर सके. और जो रिसेंट डाटा हमारे सामने आता है, दैट इज जो 13 सितंबर 2017 को हमारी इकोनॉमी में 8 महारत्नास, 16 नवरत्नास और 74 मिनी रत्नास एस्टेब्लिश किए गए, जिसमें
स्टील इंडस्ट्रीज, हेवी इंडस्ट्रीज, जिससे कि कैपिटल गुड्स की और ज़्यादा प्रोडक्शन हो सकती है, तो वो सबको इसकी कैटेगराइज में एंटर किया गया, राइट। सो प्राइवेटाइजेशन की वजह से जीडीपी इंक्रीज हुई और प्राइवेट सेक्टर को चांस मिला कि वो टेक्नोलॉजिकली अपने सेक्टर को इम्प्रूव कर पाए और अपना पार्ट जो है वो किसको प्रोवाइड करवा सके, इंडियन इकोनॉमी को प्रोवाइड करवा सके, राइट। तो ये हमारा था प्राइवेटाइजेशन का पार्ट। नेक्स्ट विल मूव टुवर्ड्स ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन दैट मीन्स इंटीग्रेशन, मतलब हमारी इंडियन इकोनॉमी जो है वो एक कंपाइल होके ना रह जाए, वो कॉन्ट्रैक्ट होकर ना रह जाए, एक्सटेंड हो जाए, ठीक है। जितने भी बैरियर्स थे वो हटा दिए गए थे, यानी कि पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी को एक ओपन चांस दिया गया था, ओवरऑल वर्ल्ड को। दैट इज व्हाट कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन, इंटीग्रेशन एंड इंटरडिपेंडेंस। इसका मेन 2 मोटिव्स थे, इंटीग्रेट करना, सभी जितने भी वर्ल्ड इकोनॉमीज थी उनको इकट्ठा करना, और इंटरडिपेंडेंसी। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, एक और सोशल वेलफेयर का हमारा एक मकसद यूज होता है कि इससे इंटीग्रेशन से और इंटरडिपेंडेंसी से क्या होगा, 2 अप्रोचेस यहाँ पर अराइज हो रही हैं कि एक तो वर्ल्ड रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो जाएगा, क्योंकि कोई भी कंट्री जो है सारी चीज़ों में परफेक्ट नहीं हो सकती है, तो वो जो इंटरडिपेंडेंसी है वो होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात, कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज का बेनिफिट मिलेगा। वो कैसे कि जिस कंट्री में, जो कंट्री जिस पर्टिकुलर चीज़ में स्पेशलाइज्ड है, अगर हम वहाँ से चीज़ों को मंगवा लेते हैं तो एक तो कॉस्ट कम आएगी और दूसरा क्या होगा, रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन, ठीक है, एफिशिएंटली यूटिलाइज होंगे रिसोर्सेज और इनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से वर्ल्ड इकोनॉमी को हम इकट्ठा कर सकें। देखो हमारे सामने अगर हम जनरल भी बात करते हैं तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हमारे सामने आएंगी, ठीक है, एक्सचेंज होगा कल्चर का, इकोनॉमिक का, सोशल का, फाइनेंस का, और जो भी मॉडर्नाइजेशन है, तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने आएगी। दैट इज द बेनिफिट which can be get by the Indian economy through this process of globalization, right? तो यहाँ पर इसका ये मेन मकसद था। अब जो चेंजेस किए गए थे अकॉर्डिंग टू द ग्लोबलाइजेशन वो कौन कौन से थे, एक तो हाई टेक्नोलॉजी का वेलकम किया गया था कि जो भी कैपिटल टेक्नोलॉजी है, इनोवेशंस हो रही है, रिसर्चेस हो रही हैं, तो इनको सबको वेलकम किया गया था। एफडीआई को सबसे ज़्यादा प्रमोट किया गया जिसपे कि पूरी तरह से रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। अब ग्लोबलाइजेशन को हम किस तरह से एक्सटेंड कर सकते हैं, जो भी हमने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई थी, टैरिफ पॉलिसी, कोटा पॉलिसी जो हमने अडॉप्ट की हुई थी, उस सबको हटा देना, ठीक है, और एफडीआई एंड एफआईआई को प्रमोट करना। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो कि मल्टीनेशनल कंपनी से किसी भी कंट्री में जाके अपनी कंपनी को एस्टेब्लिश कर सकती हैं, और वहाँ पर जहाँ पर भी वो एस्टेब्लिश करेंगी वहाँ पर क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो रेज होंगी, और क्या होगा, पर कैपिटल इनकम रेज होगी, उनको नई टेक्नोलॉजी मिलेगी, रिसर्च होगी, इनोवेशंस होंगी, और जो पॉवर्टी है वो कम होगी। जितने भी सोशल प्रॉब्लम्स हम लोग फेस कर रहे हैं वो सब कम हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बेनिफिट मिलेगा एफडीआई का। एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट से क्या होगा, हमें इक्विटी मिलेगी, इन्वेस्टमेंट मिलेगी। अगर आपको पता है कि इकोनॉमी में अगर एक बार इन्वेस्टमेंट हो जाती है तो उसका बेनिफिट जो है मेनी मोर टाइम्स इंडियन इकोनॉमी को देखने को मिलता है। दैट इज द बेनिफिट व्हिच वी गेट फ्रॉम द एफडीआई। नेक्स्ट इज नो परमिशन फॉर हायरिंग टेक्नीशियंस। अब जो ग्लोबलाइजेशन का टाइम आ गया था स्टूडेंट्स, उसमें क्या हो रहा था, अब किसी भी तरह की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी टेक्निकल एक्सपर्ट आपको किसी भी कंट्री से मिलता है आप उसको हायर कर सकते हो, अपनी कंपनी को जो है वो रेस कर
कर सकते हो, उसकी ग्रोथ, उसकी प्रोडक्टिविटी को आप लोग रेज कर सकते हो। नेक्स्ट चीज वो कैसे हुआ था कि जो इंडियन इकोनॉमी ने अपनी करेंसी को 20% डीवैल्यूएट किया था। अब डीवैल्यूएशन से क्या होगा स्टूडेंट्स कि जैसे जो 1 रुपी है, जैसे हमने फॉरेन एक्सचेंज वाले चैप्टर में भी मैक्रो इकोनॉमिक्स में किया था कि डीवैल्यूएशन के कौन कौन से बेनिफिट्स हम लोगों को मिलेंगे, और उसका बेनिफिट डायरेक्ट हमें देखने को मिलता है कि एक्सपोर्ट जो है वो रेज हो जाएंगे और जो इंपोर्ट्स हैं वो कम हो जाएंगे, राइट। और एक और चेंज हुआ था दैट इज 1991 में हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी। 92 टू 93 अब देखो जैसे हमने इस पॉलिसी को अडॉप्ट किया तो और ज्यादा रास्ते हमारे सामने खुलते गए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को करने के लिए। 92-93 में जो रुपी है, रुपी का पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी की परमिशन मिल गई थी गवर्नमेंट की तरफ से, यानी कि पार्शियल कन्वर्ट कर सकते हैं रुपी को किसी भी कंट्री में, कंट्री की करेंसी में कन्वर्ट करके उनसे हम बेनिफिट्स को ले सकते हैं। एंड 93-94 में हम फुल कन्वर्टेबल कर सकते थे, जिससे कि हम न्यू स्टूडेंट्स अभी हम देख रहे थे कि किस तरह से पार्शियल एंड फुल कन्वर्टेबल हमने स्टार्ट कर दिया था इंडियन गवर्नमेंट ने। देन हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट जो सामने आता है दैट इज रिमूव ऑल द रिस्ट्रिक्शन। जितनी भी इंपोर्ट के ऊपर ड्यूटीज लगाई जाती थी वो भी सारी हर तरह की रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर दिया गया था। कस्टम ड्यूटी जो है वो रिमूव कर दी गई थी। पहले देखो स्टूडेंट्स जो है 250 यानी कि 250% जो है वो रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती थी, कस्टम ड्यूटी लगाई जाती थी। अब वो हटाकर सिर्फ 10% ही कर दी गई है, यानी कि जो भी सामान हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे उनके ऊपर 250% जो हमारे पास ड्यूटी लगाई जाती थी, टैक्स लगाया जाता था, अब वो रिमूव करके कितना हो चुका है, अब वो 10% ही रह गया है सिर्फ। So that are the various changes which is done in the concept in the new economic policy of globalization. Now here are some of the positive impacts and against point, that means the negative impacts of globalization. पॉजिटिव इम्पैक्ट्स में हम देखते हैं स्टूडेंट्स की मार्केट जो है वो ग्लोबल हो चुकी है। अब ये देखिए कि मार्केट कंपाइल है, वो एक्सटेंड हो चुकी है। दैट मीन्स जो हमें बेनिफिट मिल रही है वो हर कंट्री से हम बेनिफिट ले सकते हैं। दैट मीन्स जो कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज का कंसेप्ट है। कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज स्टूडेंट्स क्या होता है कि हम कंपैरिजन करते हैं टू कंट्रीज में, या जितनी भी कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, जितनी भी कंट्रीज जो हैं वो ट्रेड कर रही हैं, कंपैरिजन करते हैं कॉस्ट का। और जहां से भी हमें लेस कॉस्ट पर जितने भी प्रोडक्शन रिलेटेड मटेरियल अवेलेबल होता है तो हम वहां से इंपोर्ट कर लेते हैं, और जहां जिस कंट्री में वो चीजें महंगी मिल रही है, जिनमें की कॉस्ट ज्यादा है, हम वहां से नहीं लेंगे। या हम हो सकता है कि हमारे अपने ही कंट्री में उस प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट ज्यादा आ रही हो तो उस चीजों को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, राइट। और नेक्स्ट हमारे सामने आता है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। ये तो आपको पता है कि टेक्नोलॉजी का बेनिफिट हमें मेन जो मिला है वो ग्लोबलाइजेशन के थ्रू ही मिला है। वो हर फील्ड में जो ग्लोबलाइजेशन है हमें बेनिफिट दे रहा है, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे वो सेकेंडरी सेक्टर हो, चाहे वो टर्शियरी सेक्टर हो। तो हर फील्ड में स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि टेक्नोलॉजी का बेनिफिट मिल रहा है। जैसे कि हमें पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है, या उसके लिए कौन सी नई मशीनें हमें चाहिए कि जिससे कि हमारा टाइम भी बच जाए। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि वो इकोनॉमिकल हो, टाइम, कॉस्ट एंड एफर्ट तीनों ही बचे। तो ऐसी चीजें कब पॉसिबल है? थ्रू द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। और टेक्नोलॉजी कब पॉसिबल है? जब ग्लोबलाइजेशन हमारे सामने होगी। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स जो है वो और ज़्यादा रेज हो सकते हैं कि इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह हैं जो हमें इस तरह का बेनिफिट देती हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि जितने भी आने वाले रिसर्च हैं, इनोवेशंस हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, तो वो सारे प्रोस्पेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। दैट इज द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ द
ग्लोबलाइजेशन। लेकिन कुछ स्कॉलर्स का ये भी मानना है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो बेनिफिट्स मैक्सिमम है, मैक्सिमम बेनिफिट्स किसको मिले हैं, मैक्सिमम बेनिफिट मिले हैं डेवलप्ड कंट्रीज को। डेवलपिंग कंट्रीज को उतने ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल पाए हैं, क्योंकि डेवलपिंग कंट्री में एक तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और मोर ओवर जो सबसे ज़्यादा प्रोपोर्शन है वो एवरेज और पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी का है। तो ये सारे जो बेनिफिट्स हैं वो लोग नहीं ले सकते हैं, जो भी इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट चीज़ें जितनी भी हैं उनमें इन्वेस्ट कर सकता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट जितना भी हमारे पास हो रहा है उनमें पार्टिसिपेट कर रहा है। लेकिन जो पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है इस तरह के रोल में नहीं मिल रहा है, और जो बेनिफिट उन सेक्शन ऑफ सोसाइटी को गवर्नमेंट की तरफ से मिलना चाहिए था वो कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट हो गया है थ्रू दिस ग्लोबलाइजेशन। एंड नेक्स्ट इज जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज हैं वो और ज़्यादा रेज हो गई हैं, क्योंकि रिच और ज़्यादा रिच हो गए हैं और पुअर और ज़्यादा पुअर हो गए हैं। सो दैट इज द नेगेटिव और अगेंस्ट द पॉइंट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, राइट। तो पॉइंट्स की टू साइड्स हैं कि हमें देखना है कि हमें बेनिफिट्स सबसे ज़्यादा किसमें मिले हैं। तो ऑब्वियसली जो बेनिफिट्स हैं वो ग्लोबलाइजेशन से हम लोगों को ज़्यादा मिले हैं। और एक और प्रोसेस जो स्टार्ट हुआ है आउटसोर्सिंग, दैट मीन्स सोर्सेस को आउटसाइड से हायर करना थ्रू टू गेट द बेनिफिट्स। दिस इज व्हाट कॉल्ड आउटसोर्सिंग। तो आउटसोर्सिंग की वजह से क्या हुआ है, आउटसोर्सिंग होता क्या है, कॉन्ट्रैक्टिंग आवर एक्टिविटीज। दैट मीन्स हम जिस चीज़ में स्पेशलाइज्ड करते हैं, जिस चीज़ में हम लोगों की स्पेशलाइजेशन है, हम उसमें ज़्यादा बेनिफिट को गेन करें, ज़्यादा चीज़ों को एनहांस करें, और बाकी जितने भी जैसे हेल्पिंग हैंड्स हमारी चीज़ें होती हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे टेलीकम्युनिकेशन लिंक्स हैं, टेक्स्ट है, वॉइस है, टेक्स्ट वॉइस है, अकाउंटेंसी है, बैंकिंग सर्विसेज, म्यूजिक रिकॉर्डिंग, फिल्म एडिटिंग, क्लिनिकल एडवाइस। तो इन सब चीज़ों को, जिस चीज़ों में पर्टिकुलर कंपनी की स्पेशलाइजेशन नहीं है, तो वो बाहर से हायर कर सकता है, और वो जो कंपनीज हैं वो उस चीज़ में स्पेशलाइज है, और जिस चीज़ में जो भी पर्सन स्पेशलाइज होता है वहाँ पर क्या होती है कि उसकी जो कॉस्ट है वो कम मिल जाती है। रैदर कि हम लोग ही एक जीरो लेवल से स्टार्ट करें तो उसकी कॉस्ट भी हम लोगों को ज़्यादा आएगी। तो आउटसोर्सिंग ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो बेनिफिट हमें आउटसोर्सिंग से मिला है, तो हम उसको अडॉप्ट करके क्या कर सकते हैं, अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं और रिसोर्सेज का फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज द बेनिफिट वी गेट फ्रॉम दिस कंसेप्ट आउटसोर्सिंग, राइट। तो इंडिया ने सबसे ज़्यादा अडॉप्ट किया है इन सब चीज़ों को, आउटसोर्सिंग को। और आपको भी पता है कि जो भी MNCs हैं, जो भी इंजीनियर करते हैं या मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं या कॉर्पोरेट सेक्टर में इन्वॉल्व है लोग, तो उनको हायर करके अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करते हैं और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करते हैं। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट हमें मिल रहा है थ्रू द आउटसोर्सिंग। अब नेक्स्ट हम आता है कि जो ये ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट है ये कब स्टार्ट हुआ है हमारे पास, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो स्टार्ट हुई थी ये हुई थी 1948 में, और इसका जो पहले नाम था गैट, दैट इज जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड पॉलिसी। ये स्टार्ट हुआ था 1948 में। ये कंट्रीज, इसमें 23 कंट्रीज जो है इन्वॉल्व थी, और इन कंट्रीज ने मिलकर ये डिसाइड किया था कि जो भी एग्रीमेंट्स होंगे, राइट, तो उनके थ्रू, उन एग्रीमेंट्स के थ्रू इन कंट्रीज ने मिलकर एग्रीमेंट साइन किया कि हम लोग एक दूसरे के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएंगे, हम कंट्रीज रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएंगे और फ्री ट्रेड करेंगे, ताकि वर्ल्ड के रिसोर्सेज का भी प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके और हमें जो कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज है उसका बेनिफिट मिल सके, ठीक है। तो देन उसके बाद ये ट्रेड जो एग्रीमेंट है ये 23 कंट्रीज के बिटवीन चलता गया, धीरे धीरे जो है और कंट्रीज भी इसमें इंक्लूड होती गई, और 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरह से एस्टेब्लिश हो गया। यानी कि वर्ल्ड में फ्री ट्रेड होना चाहिए, ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करना
इकोनॉमी जो है वो इंटीग्रेट होनी चाहिए, ताकि जो इंटरडिपेंडेंसी का बेनिफिट है वो सब लोग ले सकें। और इसमें अगर हम प्रेजेंटली बात करते हैं तो प्रेजेंटली इसमें 164 कंट्रीज हैं जो कि बेनिफिट ले रही हैं फ्री ट्रेड का, ग्लोबलाइजेशन का। और आपको पता है कि इसके बेनिफिट्स कौन कौन से हम लोगों को मिल सकते हैं। इसके जो मेन फंक्शंस थे वो फर्स्ट फंक्शन था कि ट्रेड को फैसिलिटेट करना, ट्रेड को प्रमोट करना, फ्री ट्रेड करना, ताकि कि रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन में और टेक्नोलॉजी की वजह से, इनोवेशन की वजह से, रिसर्च की वजह से जो प्रोडक्टिविटी है, जो बेनिफिट्स है वो सब तक मिल सके और कंट्रीज का जीडीपी भी रेज हो सके। नेक्स्ट हम करते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज की, हमने बात कर ली है। देन टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट, जो ओवरऑल हम देखते हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग का कंसेप्ट है वो एक वर्ल्ड कंसेप्ट है, यानी कि ग्लोबल कंसेप्ट है, किसी एक कंट्री तक रिस्ट्रिक्ट नहीं है कि ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, वाटर लेवल रेज हो रहा है, तो ये किसी पर्टिकुलर कंट्री की प्रॉब्लम नहीं है। टेम्परेचर जो वो है हाई हो रहा है, ठीक है, वर्ल्ड का, तो ये सारा एक कलेक्टिव लेवल पर काम करना ही, तो ये सारे इसके फंक्शंस हैं वर्ल्ड ट्रेड के, कि किस तरह से हम केमिकल्स को कैसे यूज करें, जो नई नई रिसर्च है, इनोवेशंस हैं, तो ये सब वर्ल्ड लेवल को, हमारी अर्थ को बचाने के लिए ही ये सारा काम करता है कि ट्रेड की वजह से कोई भी किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शंस या हिंड्रेंस आगे नहीं आनी चाहिए। सो दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ द WTO, राइट। अब हमने यहाँ पे पढ़ लिया है जो हमारी पॉलिसी है LPG की पॉलिसी की। अगर हम बात करते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की हम बात करते हैं, तो इसके देखो बेनिफिट्स जो मिले हैं वो बहुत हाई लेवल पर है। लेकिन अगर हम एक अप्रेज करते हैं तो यहाँ से कलेक्टिव लेवल पर अगर हम देखते हैं तो हमें बेनिफिट्स कौन कौन से मिले हैं कि जीडीपी जो है वो रेज हो गया है। स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स हम देखते थे कि जीडीपी जो था वो बिल्कुल नेग्लिजिबल था, 0.5 से लेके हमने 10.3 लेवल तक को अचीव कर लिया है थ्रू दिस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। एंड नेक्स्ट जो FDI प्रमोट हुआ है ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन की वजह से, जो अभी गवर्नमेंट ने कंसेप्ट भी स्टार्ट किया था और अपनी प्रोजेक्ट वर्क भी बनाया था, इसमें मेक इन इंडिया था। मेक इन इंडिया का मतलब क्या होता है कि FDI को प्रमोट करना, जिससे कि इन्वेस्टमेंट भी आएगी, इनकम भी बढ़ेगी, न्यू अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट भी रेज होगी, पॉवर्टी कम होगी और मोर ओवर मनी सप्लाई भी रेज होगी, जिससे कि हमारा इंडिया जो है वो फिर से रेज करेगा और जिससे कि जीडीपी भी रेज हो सकती है। नेक्स्ट है जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं हमारे, वो भी रेज हो गए थे, यानी कि $6 बिलियन थे सिर्फ। लेकिन आज की डेट में अगर हम बात करते हैं तो $321 बिलियन जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में हैं, जिनकी वजह से हम इंपोर्ट कर सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल और ज़्यादा एडवांसमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि जो एक्सपोर्ट है वो भी रेज हुआ है और एक्सपोर्ट रेज होने से जो हमें बेनिफिट्स मिले हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है इन्फ्लेशन को भी हमने काफ़ी कंट्रोल किया है। स्टूडेंट्स देखो इन्फ्लेशन कैसे बढ़ता है, जब डिमांड बढ़ रही है उसके अकॉर्डिंगली अगर सप्लाई नहीं हो रही है तो ऑब्वियसली प्राइसेस बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि सारी जगह से हमें सप्लाई आने के लिए रेडी है, अब डिमांड बढ़ रही है, अगर उसके अकॉर्डिंगली सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस राइज होने का तो कोई चांस ही नहीं है। तो इसकी वजह से भी इन्फ्लेशन को हमने काफी हद तक कंट्रोल कर लिया है थ्रू दिस पॉलिसी। नेक्स्ट है रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर। तो ऑब्वियसली जो हमारा रेज होता जा रहा है, जो प्राइवेट सेक्टर का अगर रोल रेज होगा तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, कंपटीशन जो है वो रेज होगा, कंपटीशन रेज होगा तो एफिशिएंसी भी रेज होगी, टेक्नोलॉजी में भी एडवांसमेंट होगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कंसेप्ट भी चलेगा। So these are the various benefit we get from the privatization, right? So these are the appraising points of LPG policy. अब अगर हम नेगेटिव साइड की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो वो क्या है
कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो रेज हुई है। अब अनएम्प्लॉयमेंट क्यों रेज हुई है? क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उसमें पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और हम बेनिफिट्स ले रहे हैं मशीन से, फिक्स्ड एसेट्स जिनको हम बोलते हैं, तो वो सारा काम जो करना था मैन पावर ने वो सब अब क्या करेंगे, मशीन्स कर रही हैं, जिनकी वजह से क्या हो रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेज हो रही है। दूसरा पॉइंट हमारे सामने आता है कि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है जिसमें पहले सबसे ज़्यादा लोग इन्वॉल्व थे, उसका जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा उनमें इंटरेस्ट जो है वो कम हुआ है, क्योंकि हम ज़्यादा स्ट्रेस आज के डेट में ग्लोबलाइजेशन के दौर में हम किसको दे रहे हैं, हम सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर में ज़्यादा इन्वॉल्व है रेदर देन द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो ये जो है, ये जो लॉस एग्रीकल्चर सेक्टर को मिल रहा है, पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी आप लोग देख लीजिए, जो लैंड है एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए वो भी कम हो गई है, और मोर ओवर जो क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्टिविटी के क्वांटिटी के मतलब से जो क्वालिटी है उसका लेवल भी बहुत ज़्यादा डाउन आया है एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो ये एक लॉस है। और जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है जितना डेवलप कर सकता था, क्योंकि हम चीज़ें जो है वो बाहर से मंगवा रहे हैं, राइट, तो अब जो सब्स्टिट्यूट गुड्स हम यहाँ पर भी तो अपने कंट्री में भी तो इसको एस्टेब्लिश कर सकते थे, तो ये जो लॉस है कहीं ना कहीं हम लोग बियर कर रहे हैं, सो दैट इज द नेगेटिव इम्पैक्ट। जो डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी है वो पूरी तरह से अप्लाई नहीं हुई है, और ये सबसे बड़ा रोल होता है करप्शन को क्रिएट करने का, जिससे कि हमारा कंट्री सबसे ज़्यादा फेस कर रहा है। और जो पॉलिसी है वो भी पूरी तरह से इफेक्टिवली काफ़ी जगह पर अप्लाई हो जाती है और काफ़ी जगह पर अप्लाई नहीं हो पाती है, जिससे कि जीडीपी का लेवल जितना रेस होना चाहिए था उतना रेस नहीं हो पाया है, राइट। सो यहाँ पर हमें काम करने की ज़रूरत है। सो दीज आर द वेरियस पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ एलपीजी, जो ये आपने कर लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम डिमोनेटाइजेशन और कंसेप्ट ऑफ जीएसटी